सो बेसिकली हमने इस कंटेंट पे स्टार्ट किया था। इससे पहले जो हमने कंटेंट देखा है वो यहाँ तक का कंटेंट हमने कवर किया हुआ है, जिसमें हमने कॉमन यूज अकाउंटिंग टर्म्स तक अपनी वर्किंग को कंप्लीट की हुई है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे कुछ कॉमन यूज अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, इसमें पहला है आपका सेल्स रिटर्न। देखिए सेल्स रिटर्न क्या है। सेल्स, जब भी आप किसी पर्सन को सेल करोगे यानी कि अपने प्रोडक्ट को किसी और को फॉरवर्ड करोगे, तो ये जो प्रोसेस है जिसके बेसिस पे आप मनी रिसीव करेंगे, ये प्रोसेस आपका सेल्स का होता है। और इन केस अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज वगैरह है तो जो गुड्स आपको रिटर्न में दिए जाते हैं, दैट वन इज सेल्स रिटर्न। ठीक है, आफ्टर दैट स्टॉक है। स्टॉक क्या है? स्टॉक बेसिकली आपका अनसोल्ड पोर्शन ऑफ गुड्स है, यानी कि वो गुड्स जो आप सेल नहीं कर पाए वो आपके लिए स्टॉक होता है। यानी आपके पास जो भी अवेलेबल गुड्स होगा ये आपका क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? ओवरऑल आपने जो बिजनेस किया है, इस बिजनेस का जो फाइनल आउटपुट है, मींस आपका जो प्रॉफिट है, ये आपका रेवेन्यू कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डेटर। डेटर वो पर्सन होंगे जो आपसे सर्विसेज या गुड्स रिसीव करेंगे एंड आपको पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स वो पर्सन होंगे जो आपसे पेमेंट लेंगे और जिनसे आप सर्विसेज या गुड्स रिसीव करोगे। मींस जिनको आप पेमेंट करोगे वो आपके लिए क्रेडिटर है और जिनसे आप पेमेंट लोगे वो आपके लिए डेटर है। ओके, सो हमने यहाँ तक ये कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम जिसके बेसिस पे हम अपने टैली में डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम था क्या? बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम आपकी बुक कीपिंग का या आपकी अकाउंटिंग का वो सिस्टम है जिसके बेसिस पे आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली बेस्ड होता है आपके टू वर्ड्स पे, जिसमें फर्स्ट है डेबिट और सेकेंड है आपका क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप क्लियर करेंगे तो इसमें डेबिट वो टर्म है जिनकी बेसिस पे आप क्या करेंगे? गुड्स सॉरी, दो टर्म्स पे आप ट्रांजेक्शन करेंगे। फर्स्ट वन इज डेबिट, सेकेंड वन इज क्रेडिट। और इसके बेसिस पे एक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन आप बनाएंगे। यहाँ पर क्लियर होगा आपको? क्या रिपीट करना है? ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार वापस। हमने टर्मिनोलॉजीज देखी हैं। टर्मिनोलॉजीज में हमने सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स ये देखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका कुछ और एस्पेक्ट जिसमें हमारे पास है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके बेसिस पे आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। और इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास बेसिकली टू टर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेबिट, सेकेंड वन इज क्रेडिट। ये पूरा सिस्टम इस दो टर्म पे ही बेस है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको एक लेजर को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। ठीक है, सो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमारा वो सिस्टम होगा जिसके बेसिस पे हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में हमारी जो हेल्प करेगा वो आपका डेबिट और क्रेडिट के नाम से आपके दो वर्ड्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इस सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। सो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? बेसिकली अकाउंट क्या है पहले ये समझिए। अकाउंट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि आपके वन और टू एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है बिजनेस में। ठीक है, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर टर्म की कंप्लीट नॉलेज आपको अगर रिक्वायर्ड है तो वो आपको कहाँ मिल जाएगी? उस अकाउंट में मिल जाएगी। तो अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिनकी बेसिस पे आप क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। नोट कराया हुआ ये। सो फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं पर्सन से, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, फर्म से या इंस्टीट्यूशन से। मतलब किसी तरह का बिजनेस नेम हो, किसी तरह का कंपनी नेम हो, किसी भी तरह के पर्सन हो, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में। पर्सनल अकाउंट थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सन, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन और थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो
ओवरऑल 3 टाइप्स के आपके पर्सन होंगे। नेचुरल मतलब जो कि बाय क्रिएटेड नेचर है, यानी कि नेचर के थ्रू क्रिएट किए गए हैं, जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, इस तरह के जो पर्सन हैं ये आपके नेचुरल में आ जाएंगे। इसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट का मतलब है कि ये आपके वो पर्सन होंगे जो कि रियल पर्सन नहीं है लेकिन बाय लॉ क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, जैसे आपकी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, आपका कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई बैंक हो गया, इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी पर्सन कंसीडर की जाती है और ये सब आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इनको नेचर ने नहीं क्रिएट किया है बल्कि नेचुरल पर्सन ने ही क्रिएट किया हुआ है। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक ऐसा पर्सन जहां पे आप क्या कर रहे हो, जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी के प्लेस पे कोई और आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, लाइक बैंक के थ्रू अगर कोई पर्सन आएगा तो वो बैंक को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि खुद की रियल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट था आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड होते हैं आपके प्रॉपर्टी, एसेट्स या कैश से। इसमें दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये टैंजिबल है। इंटैंजिबल रियल अकाउंट्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, ये इंटैंजिबल है। जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गए, ये सारे आपके इंटैंजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स आपके रिलेटेड होते हैं इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस या गेन से बिजनेस के। ठीक है, जितने भी आपके इनकम हो गए, यानी कि ओवरऑल जिन्हें आप रियल और पर्सनल में क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं उसको आप कहाँ क्लासिफाई करोगे, नॉमिनल में। ठीक है, इसके बाद एक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपका पर्सनल अकाउंट ये लिखा हुआ है आपका, इसमें आपने रूल्स लिखे थे, इसमें पर्सनल का था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये आपको याद करना है और इसी के बेस पे आपको इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। पॉइंट क्लियर होगा आपको? कुछ टर्म्स हम और देख लेते हैं इसी में ही। टॉपिक लिखेंगे आप, टॉपिक है आपका अकाउंटिंग अजम्पशन, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, टॉपिक लिखिए अजम्पशन, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट हम अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। बता, बस हेडिंग डाला है आपने। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अजम्पशन से। अजम्पशन में फर्स्ट है आपका अजम्पशन अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन। ये जो अजम्पशन है, इस अजम्पशन के बेसिस पे आपको ये थॉट लेना होता है कि बिजनेस और बिजनेस के जो ओनर है वो दो सेपरेट यूनिट है। ठीक है, एज पर दिस अजम्पशन आपको ये कंसिडर करना होगा कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर दो सेपरेट यूनिट है और दोनों को ही आप अलग अलग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप जो डेटा रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के बिहाफ पे करेंगे, ना कि ओनर के बिहाफ पे। पॉइंट क्लियर है? बिजनेस और बिजनेस के ओनर दो सेपरेट पर्सन है, दैट्स व्हाई जो डेटा रिकॉर्डिंग की जाएगी वो किसके बिहाफ पे की जाएगी, वो ओनर के बिहाफ पे की जाएगी, ना कि बिजनेस, सॉरी, वो बिजनेस के बिहाफ पे की जाएगी, ना कि ओनर के बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन।
अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन का मतलब है कि जो भी डेटा आप रिकॉर्ड करेंगे ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड करेंगे और ये ड्यूरेशन आपके पास 365 डेज या 52 वीक्स कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फर्स्ट लाइन ओनली इसमें। The stakeholder business financial statement period to report the access, the operational and financial position of the business concern. नेक्स्ट assumption है आपका गोइंग कंसर्न assumption। आपको ये बिजनेस एक्सपेक्टेशन लेके बिजनेस रन करना है कि बिजनेस एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेगा। दैट्स वाई जो बिजनेस की पॉलिसीज हैं वो इस अकॉर्डिंग डिसाइड की जाए कि वो लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आप गोइंग कंसर्न assumption में क्या अज्यूम करेंगे कि बिजनेस आपका एक लॉन्ग टाइम रन होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, मनी मेजरमेंट assumption। मनी मेजरमेंट assumption क्या है? मनी मेजरमेंट assumption का मीन्स है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं। इन केस अगर आप किसी ट्रांजेक्शन्स को मनी में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं डेटा की होगी जो डेटा आपके मनी बेसिस पे मेजर किए जा सकते हैं। टॉपिक लिखिए मनी मेजरमेंट assumption और फर्स्ट लाइन बस नोट कर लीजिए, assumptions कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है ना? ये मनी मेजरमेंट मींस अगर मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करिए, नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट में आपका फर्स्ट है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट का मीन्स है ये कॉन्सेप्ट आपका बेस होता है इनकम और एक्सपेंडिचर पे जो रिकॉर्ड किए जाते हैं रिसीवेबल और पेबल बेसिस पे। मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका अकर हो जाता है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हमने कोई सेल्स की है तो सेल्स करने के बाद ही हम उस सेल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब अगर पेमेंट बाद में भी मिलेगा तो भी हम रिकॉर्डिंग कब कर सकते हैं? फर्स्ट कर सकते हैं। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट लिखिए और पहला नोट कर लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लिया जाता है आपके रिसीवेबल एंड पेबल बेसिस पे। ठीक है, हो सकता है ट्रांजेक्शन फुल्ली आपका उस टाइम कंप्लीट ना हो, फिर भी हम उस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एक्यूरल कॉन्सेप्ट। ओके, सो फर्स्ट वन इज एक्यूरल कॉन्सेप्ट। ट्रांजेक्शंस जब आपके अकर हो जाएंगे तभी आपको रिकॉर्ड कर लेने हैं। इवन ट्रांजेक्शन आपके प्रॉपर पे या अगर प्रॉपर कलेक्ट नहीं हुए हैं तो भी। नेक्स्ट वन है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैव टू एस्पेक्ट, एक आपका बेनिफिट होगा और दूसरा आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन प्लेस करेंगे ना तो आपको वो ट्रांजेक्शन दो बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, जैसे आपका आपने एक मशीनरी परचेज की तो मशीनरी परचेज करने के केस में क्या होगा कि मशीनरी जब आपने परचेज की तो आपको प्रॉफिट हुआ कि आपको मशीनरी मिली, उसी तरह से लॉस हुआ कि आपके पास से कैश गया। तो मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, हर ट्रांजेक्शन आपको मिनिमम टू बेसिस पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो डू लेट्स एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। टॉपिक लिखिए फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब है ईच एंड एवरी टर्म ऑफ ट्रांजेक्शन, आपके जो भी आपने रिकॉर्ड किए हैं सभी का आपको क्या करना होगा? प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना होगा। मीन्स फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं इनके प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशंस देने होंगे
और ये आपके फाइनेंशियल डेटा पब्लिशिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ऑन दी फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देन नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में आएंगे। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बेस होता है कि एसेट जितने भी हैं आपके, वो सारे हिस्ट्री प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि करेंट मार्केट वैल्यू पे। सो बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आपका क्या है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको एसेट्स आपको रिकॉर्ड करना है किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने उसे एक्वायर किया है। नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू आपको रिकॉर्ड करना है, सॉरी रेवेन्यू आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब आप इसे अर्न करेंगे, ना कि आप रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपको ये रिसीव हो जाएगी, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ओ सॉरी, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू आपके जो भी आपने रेवेन्यू इनकर्ड की है उससे आपके एक्सपेंसेस को मैच कराना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रेवेन्यू आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब आपको रिसीव हो जाएगी, यानी कि जितनी भी इनकम है वो रिसीव बेसिस पे रिकॉर्ड की जाएंगी, ना कि ड्यू बेसिस पे। मतलब सेल्स का पैसा, सॉरी सेल्स कह रही हूँ, मतलब सेल्स जब आपकी फुल्ली प्लेस हो जाएगी तभी आप सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने सेल्स को ऑर्डर बुक किया और सेल्स मान दी, जब तक वो ऑर्डर कंफर्म नहीं हो जाएगा और आप उस पर्सन को गुड्स डिलीवर नहीं कर देंगे और वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर देगा, तब तक आप उसे सेल्स कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब सेल्स कब सेल्स मानी जाएगी, जब आपने अपना ऑर्डर डिलीवर किया और डिलीवर करने के बाद आपके डेटर्स ने वो एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो रेवेन्यू तभी रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की इनकम तभी कंसिडर की जाएगी जब वो आपको रिसीव्ड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है वेरिफिएबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करेंगे, पर ट्रांजेक्शन आपके पास सपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी कि एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन अगर जैसे आपने सेल्स रिकॉर्ड किया तो सेल्स का बिल होना चाहिए, परचेज रिकॉर्ड किया परचेज का बिल होना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब है सब सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रूव करने के लिए किसी ना किसी तरह का सपोर्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बट अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको लास्ट जो मैंने वर्किंग कराई थी जर्नल एंट्रीज, देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शन्स में से 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। ऐसे 2 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिन 2 टर्म्स के बेसिस पे आप क्या करेंगे, अपने डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसा कि a sale of iPhone 7 of 80,000 is made to Mr. प्रवीण। एक पर्सन है मिस्टर प्रवीण जिनको हमने 80,000 का आईफोन सेल किया है और ये PNG के कस्टमर है। आपको PNG के बिहाफ पे डेटा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब इस डेटा को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो इस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए आपको चाहिए कि आप PNG कंपनी के बेसिस पे डेटा रिकॉर्ड करें और मिस्टर प्रवीण के बिहाफ पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो एक पर्सन हो गया मिस्टर प्रवीण और दूसरा हो गया आपने सेल का प्रोसेस किया है तो सेल, ठीक है। आपको ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम आते हैं, जैसे ये ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन क्या है, आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करना है जिसमें पहला है कार्तिक कमेंस द बिजनेस विद ₹1 लाख, ठीक है। कार्तिक ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आपसे कहा था कि कहीं भी ऐसा प्रोसेस आए जहां पे बिजनेस स्टार्ट या बिजनेस में इन्वेस्ट करने जैसा कुछ हो तो आप क्या करेंगे, वहां पे कैपिटल टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन सा वर्ड आप यहाँ यूज करने वाले हैं, कैपिटल। सो आप यहाँ पे यूज करेंगे कैपिटल और दूसरा जो टर्म आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कैश। तो टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैश एंड कैपिटल। सेम बेसिस पे परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण ऑन क्रेडिट। आपने नारायण से ऑन क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं। तो अब देखिए जहां पे टर्म्स आएंगे परचेज और गुड्स, वहां पे एक ट्रांजेक्शन में क्या आ जाएगा, परचेज। अब परचेज के साथ देखिए आपने अगर कैश दिया है तो कैश, और कैश नहीं दिया है तो उस पर्सन का नाम। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोविड नारायण। तो मतलब हम कौन से 2 लेजर्स यूज करेंगे या कौन से 2 टर्म्स यूज करेंगे, थर्ड वाले में सोल्ड गुड्स टू ABO एंटरप्राइजेस,
इसमें सेल्स हम फिर से वो ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ये ट्रांजेक्शन है आपके लाइक बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो दो टर्म्स कौन से हो जाएंगे हमारे? कैश एंड कैपिटल। गुड। नेक्स्ट वन इज गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। तो फिर इसका होगा परचेज एंड मोहन। गुड। नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। परचेज और कैश। स्टेशनरी परचेज। अब देखिए जहां पे परचेज के साथ में गुड्स लिखा हुआ है ना, वहां पे क्या टर्म लेंगे? परचेज। और जहां परचेज के साथ गुड्स ना लिख के कोई आइटम लिखा है जैसे स्टेशनरी, मशीनरी, फर्नीचर, कार, मोटर व्हीकल, कुछ भी ऐसा लिखा है तो आप उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज स्टेशनरी। अच्छा, परचेज नहीं लिखेंगे तो स्टेशनरी। हाँ, परचेज कब लिखोगे? जब गुड्स लिखा। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है यूटीआई बैंक अकाउंट आपने ओपन किया है कैश डिपॉजिट करके। दो टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। एक तो सीधा सीधा जहां कैश दिख रहा है वहां कैश हो गया, उसका नाम यूटीआई बैंक। गुड्स सोल्ड टू रिया। सो बेसिकली अभी हमने ये ट्रांजेक्शन, आपको क्या करना है इससे रिलेटेड आपको फाइल्स मिली होंगी। देखिए जैसे आपके पास जो फाइल्स हैं इसमें आपको टैली जर्नल एंट्री टास्क फाइल दी गई है और अकाउंटिंग डेटा पीडीएफ दिया गया है। ठीक है। इन दोनों में ही आपका डेटा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपके ट्रांजेक्शन की लिस्ट। देखिए इसमें प्रॉपर ट्रांजेक्शंस आपको दिए गए हैं सारे। आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। एक ये फाइल आपको दी गई है। दूसरी फाइल में आपको दी गई है जर्नल एंट्री टास्क फाइल, जिसमें आपकी जर्नल एंट्री से रिलेटेड आगे की वर्किंग्स है। ठीक है। सो आप अभी क्या करिएगा, अभी आप इसी से प्रैक्टिस करिए और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। जब आपको ये क्लियर हो जाएगी तो मैं इसकी एडवांस एंट्रीज आपको दे। हाँ, बाकी जो आज का क्लास है वो पूरा रिकॉर्ड है, उसका सेशन रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगी आज शाम तक दे दूंगी। ठीक है। बाकी और भी चीजें मैं जो आपको फॉरवर्ड कर दे रही हूँ उसमें आपने जो कंटेंट अभी पढ़ा हुआ है ये वाला कंटेंट, ये जो बुक है जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ रहे थे, इसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। सो बेसिकली ये है आज का सेशन।